मेरे नौजवान साथियों, आज का टॉपिक है भूकंप। देखिए, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। टॉपिक है अर्थक्वेक। ये है भूकंप, इसी को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। यही कहलाता है अर्थक्वेक। तो भूकंप का नाम सुनते ही लोगों की कपकपी छूटने लगती है। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि अपने के बीच जो रिश्ता है वो बहुत जल्दी ही छूट जाएगा। घर, दुकान, मकान सब ढहने लगता है। लोग हाय तौबा मचा देता है। भूकंप को प्रलयकारी माना जाता है और लोग का कहना होता है कि भाई यह जो भूकंप है यह ईश्वर जब पापी लोगों की जमात हो जाती है संसार में, तो भूकंप के माध्यम से पापियों का विनाश किया जाता है। खैर, ये सब कोई बात नहीं है। न तो इसका कोई संबंध पाप से है और न ही कोई पुण्य से है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अभी हम बतलाएंगे कि भाई कैसे कैसे होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार भूकंप के संबंध में कहा जाता है, यह जो पृथ्वी है भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। भाई उस अवस्था में इनकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। दूसरी बात, धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि भाई ये कछुए की पीठ पर यह पृथ्वी है। तो भाई कछुए का जो हिलना डुलना होता है उस वजह से यह पृथ्वी कांप जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नाग के सैया पर यानी शीर्ष पर यह स्थित है। तो नाग का हिलना डुलना ये सब क्या करता है, पृथ्वी हिलने डुलने लगती है। खैर, ये सब पौराणिक कथा है, ये सब कपोल कल्पित बात है। वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बोला करते हैं। गांव, टोला, मोहल्ला, पुराने लोग, धार्मिक लोग, बूढ़े बुजुर्ग इन सारी बातों को कहते हैं कि भूकंप का आने का वजह यही है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान में वृद्धि हुई, भूगोल शास्त्रियों ने क्या बतलाया कि भाई भूकंप का क्या कारण है। तो आज हम लोग देखते हैं भूकंप है क्या। इसको बहुत सुंदर तरीके से आप देखिए कि भूकंप है क्या, इस बात को देखिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं भूकंप। ये है भूकंप। तो भूकंप का मतलब है भू का कांपना। भू मतलब पृथ्वी और प्लस कंप मतलब कांपना, यानी पृथ्वी का कांपना। ये पृथ्वी का कांपना ये क्या कहलाता है, कांपना, ये भूकंप कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थक्वेक। ये कहलाता है अर्थक्वेक। तो अर्थ और प्लस क्वेक, अर्थ का मीनिंग है अर्थ यानी पृथ्वी, और क्वेक का मतलब होता है टू शेक। इसका मतलब होता है टू शेक यानी हिलना। तो किसका हिलना भाई, ये हिलना, तो पृथ्वी का हिलना, यही पृथ्वी का हिलना, ये क्या कहलाता है, ये भूकंप कहलाता है। तो पृथ्वी दोनों तरह से हिल सकती है। ये प्राकृतिक रूप से भी हिल सकती है। ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी प्राकृतिक कारणों से भी हिल सकती है। प्राकृतिक कारणों से भी ये हिलती है और कृत्रिम कारणों से भी हिल सकती है। कृत्रिम कारणों से भी हिल सकती है। तो ये आपका भूकंप का ये भी क्या होगा, ये कहलाएगा। यानी पृथ्वी का हिलना ये क्या है, ये हिलना ये भूकंप है। जैसे प्राकृतिक कारणों में हम लोग देख सकते हैं। यदि हम प्राकृतिक कारण को देखें तो इसमें कौन कारण आ जाएगा भाई। यदि हम प्राकृतिक कारण को देखते हैं तो प्राकृतिक कारण में क्या आ जाएगा, ये प्राकृतिक
ये प्राकृतिक कारण है। ये प्राकृतिक कारण में जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग लिखते हैं जैसे ज्वालामुखी के कारण, ये ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के कारण, यानी ज्वालामुखी के आने से पहले ये पृथ्वी क्या होती है, कांपने लगती है। क्यों? ज्वालामुखी से काफ़ी कस करके धक्का मारती है, जिससे क्रस्ट हिल जाता है, और क्रस्ट जब हिलता है तो उससे उसके आने से फूटने से पहले पृथ्वी कांप उठती है। जैसे बड़े बांधों के ये हम लोग कहते हैं भ्रंशन के कारण। ये किसके कारण कहते हैं? भूभ्रंशन के कारण। भूभ्रंशन ये क्या है? ये भूभ्रंशन के कारण, ये भूभ्रंशन के कारण। तो ये इसकी वजह से भी है। ये इसको हम लोग कहते हैं रीबाउंड थ्योरी। रीबाउंड, ये रीबाउंड थ्योरी, ये रीबाउंड थ्योरी। इसका मानना ये है कि पृथ्वी की जो परतें, पृथ्वी का जो चट्टान है, वो धीरे धीरे चट्टान में क्या होता है, प्रेशर पड़ने के कारण, वो दबाव के कारण वो फैलता है। मान लेते हैं ये प्लेट है, ये क्या है, इसमें प्रत्यास्थ का गुण है। इसमें क्या है? प्रत्यास्थ का, ये प्रत्यास्थ का गुण है। तो जैसे जैसे इस पर दबाव पड़ेगा, ये धीरे धीरे ये क्या होते जाएगा, ये फैलते चलाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा। और जैसे ये टूटेगा तो उस अवस्था में प्लेट पर क्या हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी, और जैसे ये गति बढ़ेगा बस भूकंप आ जाएगा, लोगों में हाय तौबा मचाने लगेगा। तो ये सब जो हम लोग देखते हैं इस वजह से है। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन, ये गति के कारण, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यह भी भूकंप लाने के लिए है। या पृथ्वी के आंतरिक गैसों में वृद्धि होने के कारण, या पृथ्वी के आंतरिक गैसों में वृद्धि होने के कारण, पृथ्वी के आंतरिक, ये आंतरिक गैसों, ये गैसों में वृद्धि के कारण। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक कारण है। यानी प्रकृति के कारण की वजह से इस प्रकार से क्या होता है, भूकंप आता है। या प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के कारण, यानी प्लेट विवर्तनिक थ्योरी का मानना है कि भाई इसमें कैसे होता है, ये है प्लेट, ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। टेक्टोनिक, ये है प्लेट टेक्टोनिक, ये क्या है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये क्या बतलाता है कि दो प्लेट जब आपस में टकराता है उसकी वजह से भूकंप आता है। दो प्लेटों के आपस में टकराने के वजह से क्या उत्पन्न होता है, ये भूकंप उत्पन्न होता है, ये भूकंप उत्पन्न होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी भूविवर्तनिक क्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं भूविवर्तनिक क्रिया। भूविवर्तनिक ये क्या कहलाता है, हिंदी में भूविवर्तनिक क्रिया, और अंग्रेजी में कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि प्राकृतिक कारणों से भी क्या होता है, पृथ्वी हिल जाती है। अब हम यदि कृत्रिम कारण देख लें, हम यदि कृत्रिम कारण देखें, कृत्रिम कारण, तो भाई इसमें क्या हो सकता है कि आजकल क्या है, परमाणु विस्फोट की वजह से भी, ये परमाणु विस्फोट की वजह से भी क्या होती है, पृथ्वी कांप जाती है। सेकंड बात हम लोग देखें, बड़े बांधों के निर्माण के कारण भी होता है। ये बड़े बांधों के निर्माण के कारण भी क्या होता है भाई, ये भूकंप आता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी किसी भी तरीके से हिल सकती है, या तो वो प्राकृतिक कारणों से हिल जाए या जा करके कृत्रिम कारणों से हिले। तो पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाता है, ये पृथ्वी का हिलना ये क्या कहलाता है, ये भूकंप कहलाता है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं भाई। तो भूकंप का जरा सा देख लीजिए कैसे चलता है। ये देखिए, इसका हम एक रेखा चित्र आपको खींच देते हैं। ये भूकंप का ये जो उद्गम स्थल है, ये है फोकस। ये भूकंप मूल केंद्र कहलाता है। ये भूकंप ये क्या कहलाता है, मूल केंद्र। ये भूकंप मूल केंद्र कहलाता है, यही है फोकस। ये क्या कहलाता है, ये फोकस। अब यहाँ से सीधे जो धक्का मारता है,
तो इस स्थल को कहा जाता है एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ये क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। ये है एपिसेंटर, यही एपिसेंटर, ये है एपिसेंटर। तो इस प्रकार से इसका क्या चलता है? ये पहला धक्का है। ये फर्स्ट जो धक्का मारता है जिस स्थल पर, वही स्थल क्या कहलाता है? एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो भूकंप का पहला झटका यहाँ पर है। तो ये भूकंप का पहला ये झटका जिस स्थल पर अनुभव होता है, वही वो क्या कहलाता है? एपी केंद्र कहलाता है, एपी सेंटर कहलाता है। और यहीं पर सर्वाधिक हानि होती है। ये सर्वाधिक यहाँ पर क्या होती है? हानि। यहाँ पर सर्वाधिक ये क्या होती है? हानि होती है। और ये जो फिर चलता है तरंग, इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से ये तरंग चला भाई। इस प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से तरंग है, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ये, तो ये इस प्रकार से ये तरंग चलता है। ये भूकंप केंद्र, और ये भूकंप मूल केंद्र, यहीं से भूकंप क्या होता है? उद्गम स्थल। ये क्या है? भूकंप का उद्गम स्थल है। ये भूकंप का उद्गम स्थल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब देखा गया तो इस प्रकार से अध्ययन किया गया भूकंप से संबंधित बातों को। इस प्रकार का रेखा चित्र भूगर्भ शास्त्रियों ने खींच करके बताया कि साहब इसी प्रकार से होता है। तो आप देख लिए, हम आपको मिटा देते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं। आप इस बात को ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या होता है कि भूकंप का गहराई के आधार पर भूकंप, तब भूकंप आने का जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, ऐसे तो भूकंप आने के संकेत कई हैं। ये भूकंप आने के संकेत, भूकंप आने के संकेत, ये भूकंप आने के संकेत इसमें बहुत अधिक है। जैसे कि सरीसृप का अचानक अपने बिल से बाहर निकलना, जैसे सरीसृप का अपने बिबर से, अपने बिल से बेतहासा बाहर निकलना, बेतहासा बाहर ये निकलना, एक बात। नंबर 2, जो तेलचट्टा है, कॉकरोच है, तेलचट्टा, ये तेलचट्टा है, तेलचट्टा का बिलबिलाना, तेलचट्टा का बड़े पैमाने पर बिलबिलाना, बेतहासा अचानक, बड़े तेलचट्टा का बड़े पैमाने पर अचानक बिलबिलाना, ये बिलबिलाना। तीसरी बात, यदि कोई पशु वगैरह बांधा हुआ है तो उसको क्या करना? वो आवाज़ देना। पशुओं का क्या करना? अपने खुट्टे को तोड़कर भागने लगना। पशुओं का अपने खुट्टे को तोड़कर ये भागने लगना। तो ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन उतना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप आने का जो सबसे बढ़िया संकेत है, उसमें क्या होता है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये भूकंप आने से पहले ये वायुमंडल में रेडॉन गैस, एकदम याद रखिएगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। रेडॉन गैस का ये क्या होता है? निकलना। ये कहाँ से निकलती है? ये पृथ्वी से निकलती है। और जब भूकंप के समय ही निकलती है, ये पृथ्वी से निकलती है, पृथ्वी से ये क्या होती है? निकलती है। और भूकंप के समय ही निकलती है, भूकंप के समय ही ये क्या होती है? ये भूकंप के समय ही ये निकलती है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, आपको इसमें हमेशा ये याद रिमेंबर रखना चाहिए कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, या गैस का निकलना
यानी पृथ्वी से ही यह रेडॉन गैस क्या होती है, निकलती है। और ये कब निकलती है, भूकंप के समय ही ये निकलती है। तो ये भूकंप आने के कुछ ऐसे संकेत हैं, लेकिन उन संकेतों में जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है वह रेडॉन गैस का वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गहराई के आधार पर भूकंप को हम लोग देखते हैं। ये गहराई के आधार, ये है गहराई, गहराई के आधार पर ये क्या है भाई, ये है भूकंप। तो गहराई के आधार पर यदि हम भूकंप को देखें तो इस प्रकार से है। सामान्य भूकंप, ये है सामान्य, ये सामान्य भूकंप है। तो सामान्य भूकंप कितना में आएगा भाई, तो 0.50 किलोमीटर की गहराई पर, किलोमीटर गहराई पर ये सामान्य भूकंप हुआ। मध्यवर्ती भूकंप क्या है भाई, ये मध्यवर्ती भूकंप, ये कितना में आएगा भाई, ये 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक में ये आएगा। ये मध्यवर्ती भूकंप है। और जो पाताल भूकंप है, ये पाताल भूकंप जो है ये है 250 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर की गहराई से निकलता है। लेकिन ये इस भूकंप का एहसास बहुत कम होता है। जो भूकंप की तरंगें जितने अधिक गहराई से निकलेंगी उनका एहसास बहुत कम होता है, इसलिए उसका पता नहीं चल पाता है। जो बहुत करीब से निकलेगा, बहुत कम गहराई से निकलेगा, उनका पता तुरंत चलता है और वो ज़्यादा घातक भी होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने गहराई के आधार पर किसको देख लिया, भूकंप को देख लिया। अब हम लोग इसमें देखने जाते हैं कि भूकंप से निकलने वाली तरंगें, ये क्या है भाई, भूकंप, ये भूकंप से ये क्या है, निकलने वाली तरंगें, ये निकलने वाली ये क्या है, तरंगें, कि भूकंप से कौन कौन तरंगें निकलती है। तो इससे जो तरंग निकलती है वो इस प्रकार से है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये भूकंप से जो तरंगें निकलती है उसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है प्राथमिक तरंगें, ये है प्राथमिक तरंगें, इसी को हम लोग कहते हैं पी, यानी प्राइमरी वेव। ये क्या कहलाता है, प्राइमरी वेव, यही कहलाता है, ये प्राइमरी वेव कहलाता है, वेव्स, या इसको हम लोग पी में इसको डिनोट्स कहते हैं, ये डिनोट्स कहते हैं। इसकी क्या खासियत है भाई, इसकी खासियत देखिए, नंबर 1, यह कौन तरंग के रूप में है भाई, यह अनुदैर्घ्य तरंग के है। ये क्या है, अनुदैर्घ्य, ये क्या है, तरंग है। ये किस रूप में चलता है, ये ध्वनि की तरह चलता है, यह ध्वनि तरंग के रूप में चलता है। ध्वनि तरंग के रूप में ये क्या है, ये चलता है, ये ध्वनि तरंग के रूप में चलता है। और इसकी क्या खासियत है भाई, कहता है यह ठोस और किस पर, तरल दोनों पर चलता है। यह ठोस एवं तरल, ये तरल दोनों पर चलता है, दोनों पर ये क्या है, ये चलता है। लेकिन इसकी गति ज़्यादा किस में होती है, ठोस में ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी गति जो होती है यह ठोस में, ठोस में इनकी गति ज़्यादा होती है। इनकी गति ये क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, ये प्राथमिक तरंग है। तो प्राथमिक तरंग दोनों में चलता है और ये पृथ्वी के हर पोर्शन को ये पार कर जाती है। पृथ्वी के हर पोर्शन को पार करने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि पृथ्वी के हर पोर्शन को, जैसे कि हम आपको पढ़ाए थे तो हम आपसे बात किए थे कि भाई ये क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। मान लेते हैं यहीं से ये भूकंप का मूल हुआ, तो ये जो तरंग चलेगा, पी तरंग जो चलेगा, ये सबको पार कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, ये सबको ये क्या कर जाएगा, ये पार कर जाएगा। यानी ये है पी तरंग है, ये कौन तरंग है, ये पी तरंग है, ये पी तरंग है, प्राइमरी वेव्स है। ये तीनों को पार कर गया। किसको पार कर गया, ये क्रस्ट को भी पार कर गया, ये मेंटल को पार कर गया, ये किसको पार कर गया, क्रोड को पार कर गया। क्या है, ये तीनों अवस्था में ये जाकर के ठोस और तरल दोनों में चलता है। तो इस प्रकार से आपने प्राथमिक तरंग को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये प्राथमिक तरंग को देखने के बाद
हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सेकेंडरी, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंग। ये क्या कहलाता है? ये द्वितीयक, ये क्या कहलाता है? ये द्वितीयक तरंग। ये सेकेंडरी एस वेव्स, ये क्या है? द्वितीय तरंग है, एस वेव्स। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, ये वेव्स कहलाता है। तो ये कौन तरंग है, इसकी क्या खासियत है भाई? तो ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्या है? अनुप्रस्थ, ये है अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स, ये क्या है? ये ट्रांसवर्स वेव है। और ये जो चलता है, ये ट्रांसवर्स वेव, तो ये प्रकाश के समान चलती है। ये किसके समान चलती है? प्रकाश के, ये प्रकाश के समान चलती है। और ये केवल किस में चलती है? केवल ये ठोस में चलती है। ये ठोस में ये क्या होती है? ये चलती है। जब ये केवल ठोस में चलती है तो स्वाभाविक बात है कि भाई ये केवल क्रस्ट को पार करती है, ये मेंटल को पार नहीं कर पाती है। क्यों? मेंटल कौन अवस्था में है? तरला अवस्था में है। इसलिए ये मेंटल का पता से क्या चलता है कि मेंटल कौन अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है, इससे ये पता चल जाता है। अब देखिए, और थर्ड जो हुआ, तीसरा जो हुआ वो क्या है? लॉन्ग वेव। ये तीसरा क्या है? उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग वेव, यानी लॉन्ग पीरियोडिक वेव। लॉन्ग पीरियोडिक, ये क्या है? वेव। ये क्या कहलाता है? सतही या सतही ये तरंग कहलाता है। ये एल तरंग कहलाता है, एल वेव, ये एल वेव कहलाता है। इसकी खासियत क्या है? इसकी गति बड़ी धीमी होती है, गति बड़ी धीमी होती है और बड़ी लंबी दूरी तक चलता है। ये लंबी, ये दूरी तक ये क्या होता है भाई? ये चलता है। और ये क्या है? बड़ी घातक होता है। ये बड़ी घातक होता है। इसी से क्या है? सभी प्रकार की हानि होती है। घर द्वार भवन सब ये क्या करता है? ये गिरा देता है। और ये जो लॉन्ग वेव है ये बड़ी घातक है। और लॉन्ग वेव में क्या हम लोग देखते हैं कि ये जो चलता है तो ये बड़ी घातक होती है, लंबी दूरी तक चलता है और बड़ी धीमी गति से ये चलता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये लॉन्ग वेव कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया? ये तीनों गति को, तीनों वेव को हम लोगों ने देख लिया। तो इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से ये दिखता है, ये इस प्रकार से ये दिखता है, ये इस प्रकार से ये दिखता है। देखिए, तो ये हो गया P हो गया, ये हो गया आपका S हो गया, और ये क्या हो गया? ये लॉन्ग वेव हो गया। ये लॉन्ग वेव ये हो गया। और लॉन्ग वेव जब कभी भी चलेगा ये धरातल के ऊपरी भाग पर चलेगा। ये धरातल के, ये कहाँ चलेगा? ये ऊपरी, ये भाग पर ये क्या होगा? ये चलेगा। और अभी हमने कहा कि भाई इससे काफ़ी हानि होती है। तो इस प्रकार से भूकंप से निकलने वाली तरंगों को आपने क्या कर लिया? ये देख लिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि भूकंप का जो वितरण क्षेत्र है, ये भूकंप का वितरण क्षेत्र, ये वितरण, ये क्या है भाई? ये भूकंप का ये वितरण क्षेत्र। तो भूकंप का वितरण क्षेत्र क्या है? परिप्रशांत क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं परिप्रशांत क्षेत्र। अरे चलता नहीं है। परिप्रशांत क्षेत्र। दूसरा हम लोग कहते हैं मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य, ये है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। और तीसरा हम लोग कहते हैं मध्य अटलांटिक क्षेत्र। ये तीसरा कहलाता है मध्य अटलांटिक। ये क्या कहलाता है? ये मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो जो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आता है यही परिप्रशांत क्षेत्र में आता है, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर ये क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। तो सर्वाधिक भूकंप इसी क्षेत्र में आता है। ये सर्वाधिक
भूकंप इसी क्षेत्र में आता है। और इसी क्षेत्र में कौन पड़ जाता है? आपका जापान। तो ये बराबर है, जापान के बारे में आपने देखा है। अच्छा, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में ये आपका क्या पड़ जाता है? ये भारत, यहीं पर होता है ये। तो इस प्रकार से इसका वितरण क्षेत्र ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस क्षेत्र में कितना है? 63% भूकंप आता है। 63% ये क्या आता है? ये भूकंप आता है। ये 63% भूकंप आता है। और इसमें कितना आता है? 21% भूकंप आता है। 21% भूकंप यहाँ क्या है भाई? आता है। तो इस प्रकार से आपने इसको क्या देखा? भूकंप क्षेत्र को आपने इसको देखा। अब इस पर हम लोग थोड़ा लाइन को उसको देखें। इसमें दो चीज़ होता है। जो भूकंप या रेखीय क्षेत्र है उसको दो लाइन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक कहलाता है आइसोसिस्मल, ये है आइसोसिस्मल। ये क्या है? आइसोसिस्मल, इसको लाइन्स, ये क्या कहलाता है? आइसोसिस्मल्स लाइन। होमोसिस्मल्स लाइन ये कहलाता है होमोसिस्मल्स। ये क्या है? होमोसिस्मल्स लाइन्स, ये होमोसिस्मल लाइन। तो आइसोसिस्मल लाइन्स क्या कहलाता है भाई? तो आइसोसिस्मल लाइन्स जो हम लोग कहते हैं, आइसोसिस्मल रेखा, ये आइसोसिस्मल रेखा ये क्या है भाई? तो इसमें कौन सी बात आती है? तो कहता है कि एक ही समय में समान आघात वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। कहता है समान तीव्रता वाले समान भूकंपीय तीव्रता वाले समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। कि भाई ये क्या कहलाता है? कि ये भूकंप ये कहलाता है आइसोसिस्मल। और एक ही समय में आने वाली भूकंप, एक ही समय पर भिन्न स्थानों में आने वाली स्थानों भिन्न स्थानों में आने वाली भूकंप को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली ये क्या है? ये रेखाएं। यानी कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं एक ही समय में हुआ, मान लेते हैं भारत में भी आया, अफगानिस्तान में भी आया, या उज्जैन में आया, महाबलेश्वर में आया, बिहार में आया, पटना में आया, जो है तो सबको एक ही समय में आया है 6:30 पर। तो सबको जो एक मिलाने वाली जो एक रेखा होती है वही रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल लाइंस को क्या कर लिया? देख लिया। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका विज्ञान को देखते हैं। तो जो भूकंप मापी विज्ञान होता है, ये भूकंप विज्ञान, उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ये क्या कहलाता है? ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये क्या है? भूकंप विज्ञान है। ये क्या है? भूकंप ये विज्ञान। कहने का मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ये ऐसा विज्ञान जिसमें भूकंप का ये क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सिस्मोग्राफ। ये क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। ये क्या है? ये क्या है? ये है सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ है। ये क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। यानी भूकंप लेखी यंत्र, इसको हम लोग कहते हैं भूकंप लेखी। ये भूकंप लेखी यंत्र, यानी ऐसा संवेदनशील यंत्र जिससे भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। ऐसा संवेदनशील यंत्र जिससे भूकंप के तीव्रता को मापी जाती है।
को ये क्या की जाती है, मापी जाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है सिस्मोग्राफ। ये है सिस्मोग्राफ है। चलिए, अब सिस्मोग्राफ के जो भूकंप सम्मेलन लेखी है ये 3 प्रकार के हैं, ये 3 अंतर हैं। ये इसके 3 पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ का जो पार्ट है तो वो है, ये इसको हम लोग कहते हैं मार्केली पैमाना। ये है मार्केली, ये मार्केली पैमाना, ये मार्केली पैमाना। तो इसमें जो मात्रक होता है इसका मापने के लिए, ये होता है 11 तक, ये है 11 तक। और जो रीचर स्केल है, ये रीचर स्केल, ये है रीचर, ये है रीचर स्केल। आजकल यही प्रचलन में है, ये रीचर स्केल ही क्या है, ये प्रचलन में है। और इसका खोज किसने किया था, ये खोज फ्रांसीसी रीचर ने किया था, फ्रांसीसी ये रीचर ने किया था। और इसी के नाम पर इसका क्या रख दिया, रीचर स्केल रख दिया। और इसमें कितना रहता है, इसमें जो मात्रक होता है वो होता है 9 तक, यानी 0 से ये 9 तक होता है। और इसकी खासियत क्या है, प्रत्येक पिछले अंक के, प्रत्येक पिछले इकाई के 10 गुना अधिक, 10 गुना अधिक अगली इकाई का मान होता है। अगली इकाई का ये क्या होता है, मान होता है। तो भाई इस प्रकार से ये क्या है, यह रीचर स्केल, ये रीचर स्केल है। अब हम लोग देखते हैं सुनामी क्या है भाई, ये सुनामी। तो सुनामी शब्द किसने दिया है भाई, ये सुनामी शब्द किसने दिया, ये सुनामी वर्ड ये जापान के लोगों ने दिया है। ये किसने दिया है, ये जापान के ये लोगों ने दिया है। ये जापान के किसने दिया है, ये जापान के लोगों ने ये शब्द दिया है। ये जापान के लोगों ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समुद्र के किनारे उठने वाले ये ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र में उठने वाली ये क्या है, ऊंची ऊंची लहरें। समुद्र में उठने वाली ये ऊंची ऊंची लहरें, ये क्या कहलाता है, ये सुनामी कहलाता है। समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें, ये जापान के लोगों के द्वारा दिया है। इसका अर्थ है समुद्र में, ये समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें, ऊंची ये क्या है, लहरें, ये ऊंची ऊंची लहरें। तो ये जो सुनामी होता है ये किस कारण से होता है, यहाँ पर अब ध्यान से आप देख लीजिए। तो सुनामी जो होता है इसका कारण क्या है, तो सुनामी का कारण है कि देखिए, मान लेते हैं ये समुद्र तल है, मान लेते हैं कि ये समंदर है, ये मान लेते हैं ये समंदर है। तो समंदर के नीचे भी तो आपका क्या है भाई, धरातलीय भाग है। ये धरातल है, ये क्या है, ये धरातलीय, ये क्या है, समुद्री धरातलीय भाग है ये। अब इस पर यदि धक्का मारा भूकंप का, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये हिला तो इसके ऊपर तो क्या है, पानी है, इसके ऊपर क्या है, तरल है। तो जैसे धक्का मारता है बस ये पानी में क्या होता है, ऊंची ऊंची लहरें ये क्या होने लगती है, उठने लगती है। और किधर की ओर चलने लगती है, नगर की ओर। तो कहता है इसमें गति जो होती है 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति होती है। ऐसी अवस्था में क्या करता है, भयानक, ये क्या होता है, भयानक विनाश होता है, भयानक विनाश होता है, नगर सब ध्वस्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब भारत के संदर्भ में हम लोग देखें भाई, तो भारत के संदर्भ में क्या है, इसमें भारत के संदर्भ में कौन सी बात है, तो भारत को क्या कर दिया, 5 भूकंपीय जोन में बांट दिया। 5 भूकंपीय जोन में बांट दिया। भूकंपीय ये जोन में इसको क्या कर दिया, ये बांट दिया। लेकिन अब 5 ना होकर के 4 भूकंपीय जोन है। भूकंपीय ये क्या है, ये जोन है।
ये 4 भूकंपीय जोन है। और जो सबसे ज़्यादा सेंसेटिव है वो हिमालय क्षेत्र है। वो सबसे ज़्यादा जो सेंसेटिव है वो क्या है? हिमालय क्षेत्र है। बिहार, उत्तरी बिहार भी किधर पड़ता है? यही जोन 5 में पड़ता है। ये जोन 5 में पड़ता है। जोन 5 में ये क्या है? ये पड़ता है, ये जोन 5 में पड़ता है। दक्षिण भारत को क्या माना गया है? भूकंप निरापद क्षेत्र माना जाता था। दक्षिण भारत भूकंप निरापद क्षेत्र माना जाता था। भूकंप निरापद, ये क्या है? भूकंप निरापद। दक्षिण भारत को ये भूकंप निरापद क्षेत्र माना गया, निरापद क्षेत्र माना जाता था। लेकिन कोयना बांध भूकंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया, कोयना बांध भूकंप ने स्पष्ट कर दिया कि यह भी क्षेत्र क्या है? भूकंप निरापद क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारत का भूकंपीय स्थिति क्या है और पूरे दुनिया में किस प्रकार से भूकंप की स्थिति बनी हुई है। वास्तव में भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका नहीं जा सकता है, हाँ, लेकिन इससे बचने का प्रयास अवश्य किया जाता है। तो आजकल क्या किया जा रहा है? आजकल ये भूकंप रोधी भवन बनाया जा रहा है। ये भूकंप रोधी भवन बनाया जा रहा है। ये क्या बनाया जा रहा है? भूकंप रोधी ये भवन बनाया जा रहा है। भूकंप रोधी भवन, एंटी अर्थक्वेक होम बनाया जा रहा है। और इस दिशा में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रुड़की विश्वविद्यालय। ये जो रुड़की विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में ये बड़ा ज़्यादा काम कर रहा है। और इस प्रकार का भवन जापान में बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, ताकि भूकंप के कारण मकान का गुरुत्व केंद्र ना बिगड़े। भूकंप के कारण मकान का गुरुत्व केंद्र ना बिगड़े। तो इसी से बचने के लिए ये क्या किया जाता है? भूकंप रोधी भवन बनाया जाता है। क्या बिगड़ जाता है भाई? भूकंप के कारण क्या बिगड़ जाता है? भवन का गुरुत्व केंद्र बिगड़ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाती है, इसके वजह से भवन गिर जाता है। यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना बिगड़े तो फिर भवन के गिरने का कोई सवाल नहीं होता है। और खासकर भूकंप में वैसे ही क्षेत्र गिरते हैं जो कि थोड़ा कमज़ोर है, और बहुत मजबूत भवन जिसको कि भूकंप रोधी दृष्टिकोण से बनाया गया है वो अक्सर बहुत कम गिरते हैं। हालांकि ये बात नहीं कहा जा सकता, क्यों भाई? इसलिए यह प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य अपने आप को क्या कर सकता? बचा सकता है। धन्यवाद।